मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्रसंघ और उसके कुछ महत्वपूर्ण विषय का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यकों की समस्या राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने का प्रयत्न, निशस्त्रीकरण, ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति और सामूहिक सुरक्षा का विनाश, अल्पसंख्यक की समस्या 19वीं शताब्दी में यूरोप में यह विचार लोकप्रिय हो गया कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। इस विचारधारा के प्रभाव से अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के दो परिणाम हुए। पहला यह था कि प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य पड़ोसी राज्यों में निवास करने वाले अपने राष्ट्र भाइयों को उस राज्य के शासन से मुक्त करा के अपने राष्ट्रीय शासन के अंतर्गत लाने का प्रयत्न करने लगा। इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक उस राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। इसकी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप दूसरा परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य इन अल्पसंख्यकों की पृथक भाषा तथा संस्कृति को नष्ट करने तथा उन्हें बहुसंख्यक राष्ट्र की भाषा तथा संस्कृति को अपनाने को बाध्य करने की चेष्टा करने लगा, जिससे संपूर्ण देश में भाषाई और सांस्कृतिक एकता की स्थापना करके इस खतरे को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय राज्यों की इस नीति को बलपूर्वक अंगीभूत करने की नीति कहा जा सकता है। सन 1914 से पूर्व यूरोप के जिन राज्यों में भाषाई और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक थी, उनमें 5 प्रमुख थे: रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इन पांचों ने ही अपने अपने अल्पसंख्यकों के प्रति बलपूर्वक अंगीभूत करने की नीति अपनाई, परंतु यह नीति सफल न हो सकी। अल्पसंख्यकों का जितना अधिक दमन किया गया, वे उतनी ही दृढ़तापूर्वक अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गए। अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए उनके संघर्ष ने धीरे धीरे संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग का अनेक राजनीतिज्ञों और विद्वानों ने प्रबल समर्थन किया। अल्पसंख्यकों की समस्या तथा पेरिस शांति सम्मेलन इन राजनीतिज्ञों में अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 11 फरवरी 1918 को घोषित किया कि विभिन्न जनसमूहों और प्रांतों को एक प्रभुसत्ता से दूसरी प्रभुसत्ता को इस प्रकार नहीं दिया जाएगा मानो वे शक्ति संतुलन के अब सदा के लिए निंदनीय खेल के जमीन जायदाद या मोहरे हों। उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर इतना अधिक बल दिया कि शांति संधियों में जो प्रादेशिक व्यवस्थाएं की गई, उनमें सामान्यतः आर्थिक स्थिरता और एकता के सिद्धांत को आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बलवेदी पर चढ़ा दिया गया।
इससे यूरोप में भाषा अल्पसंख्यकों की संख्या जो काफ़ी ज़्यादा थी वह बेहद कम हो गई। इस प्रकार विल्सन के प्रयत्नों के बावजूद अल्पसंख्यकों की समस्या का केवल आंशिक समाधान ही हो सका, पूर्ण इस समस्या का अंत नहीं हुआ। सन 1919-1920 की शांति संधियों के बाद भी 75 लाख जर्मन, 30 लाख मैग्यार, 13,50,000 बुल्गारिया जात के लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के रूप में फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, इटली तथा यूनान में रह गए। इसके अतिरिक्त 5 लाख यूगोस्लाव, इटली में 45 लाख रूथेनियंस तथा यूक्रेनियंस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया में 30 लाख रूसी पोलैंड में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के रूप में रह गए। इस प्रकार निकट पूर्व, नियर ईस्ट के अधिकांश देशों में पेरिस शांति सम्मेलन की नई प्रादेशिक व्यवस्था के बावजूद एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक जातियां रह गई। अगर देखा जाए तो संक्षेप में चेकोस्लोवाकिया में ये अल्पसंख्यक जातियां जो है 25%, पोलैंड में 34%, यूगोस्लाविया में 25%, चेकोस्लोवाकिया में 40%, इटली में 10%। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, रोमानिया, यूनान, लिथुआनिया, लैटवीनिया, फिनलैंड और अल्बानिया आदि यूरोपियन देशों तथा इराक, पैलेस्टाइन, सीरिया, ट्रांसजेंडर्स आदि मध्य पूर्व देश तथा संरक्षित प्रदेशों में भी अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या में थे। इस प्रकार विल्सन के प्रयत्नों के बावजूद 1919 में अल्पसंख्यकों की समस्या काफ़ी गंभीर थी और इस बात की पूरी आशंका थी कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अतः पेरिस शांति सम्मेलन ने उनकी सुरक्षा के लिए निम्न 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की। पहला, नवीन राज्यों तथा जर्मनी के अतिरिक्त अन्य पराजित राज्यों से की गई संधियों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई। ये व्यवस्थाएं अल्पसंख्यक संधियों के नाम से विख्यात हैं। दूसरा, राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में इन संधियों का पालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यंत्र की व्यवस्था की गई। तीसरा, संबंधित राज्यों से यह घोषणा कराई गई कि ये सुरक्षाएं उनके संविधानों का एक अंग होंगी। अल्पसंख्यक संधियां प्रधानतः इसके 2 उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य यह था कि अल्पसंख्यक जातियां बहुसंख्यक जातियों के साथ शांति और सहयोग पूर्वक रह सकें। दूसरा उद्देश्य यह था कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति संबंधी विशेषताओं को जीवित रख सकें। इन द्वैध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि एक और तो अल्पसंख्यकों के साथ राज्य के अन्य नागरिकों के समान पूर्ण समानता का व्यवहार किया जाए तथा दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति तथा परंपराओं की रक्षा के लिए उपयुक्त साधन प्राप्त हो। इसके लिए लगभग सभी संधियों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। पहली व्यवस्था तो यह की गई कि राष्ट्र राज्य राष्ट्रीयता, भाषा, जाति तथा कर्म के भेदभाव के बिना सभी निवासियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। दूसरा, किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार, व्यापार, धर्म, समाचार पत्र अथवा किसी भी प्रकार के प्रकाशनों तथा सार्वजनिक सभाओं में किसी भी भाषा के स्वतंत्र प्रयोग पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। तीसरा तो यह हुआ कि उन जिलों में जहां पर जनसंख्या का अधिकांश भाग अल्पसंख्यकों की बोली बोलता हो, अल्पसंख्यकों को अपनी निजी भाषा में शिक्षा
प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और अल्पसंख्यकों के लिए इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए 3 संधियां 3 प्रकार की थी। पहली शांति संधि थी ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गारिया तथा तुर्की से की गई। शांति संधि में उपयुक्त व्यवस्थाएं भी सम्मिलित की गई। दूसरा विशेष संधि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूनान, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, फिनलैंड और अल्बानिया आदि विशेष संधियां कर अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरा द्विपक्षीय संधि, कुछ देशों के परस्पर द्विपक्षीय संधियां कर एक दूसरे देश के क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की थी। इन संधियों का प्रमुख उद्देश्य फिनलैंड रूस शांति संधि सन 1920 में, तुर्की फ्रांस संधि 1920 में, जर्मन पोलैंड संधि 1922 में, ऑस्ट्रेलिया चेकोस्लोवाकिया संधि 1922 में, एंग्लो इराकी संधि 1922 में आदि। इस प्रसंग कहने का मतलब यह उल्लेखनीय है कि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा उनके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया गया, क्योंकि राष्ट्र संघ और अल्पसंख्यक उपर्युक्त शांति संधियों और विशेष संधियों द्वारा की गई जो उल्लेख किया गया व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने का भार राष्ट्र संघ को सौंपा गया। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यकाल में राष्ट्र संघ अल्पसंख्यकों का संरक्षक बन गया। इसके लिए राष्ट्र संघ ने जिस प्रक्रिया को अपनाया वह परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियंत्रण का सिद्धांत था तथा दूसरा सिद्धांत राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति सम्मान का सिद्धांत था। इन सिद्धांतों पर आधारित यह प्रक्रिया 4 अवस्थाओं में विभाजित थी। पहला आवेदन, पटिशन। प्रथम अवस्था में अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्तिगत सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा राज्य किसी अल्पसंख्यक संधि के वास्तविक अथवा संभावित उल्लंघन की सूचना राष्ट्र संघ को दे सकता था, परंतु ऐसी सूचना के लिए यह आवश्यक था कि वह संधि में दी गई सुरक्षाओं से संबंधित हो। दूसरा इसमें यह था कि वह किसी नवीन तथ्य पर प्रकाश डालती हो। तीसरा इसमें यह था कि आवेदन में राजनीतिक पार्थक्य की मांग न की गई हो। चौथा इसमें यह था कि आवेदन संयत भाषा में लिखा गया हो तथा पांचवा इसमें यह था कि किसी आधिकारिक स्रोत पर आधारित हो। तो इस तरीके से यह जो पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था थी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा परीक्षा। दूसरी अवस्था में राष्ट्रसंघ सचिवालय का अल्पसंख्यक विभाग इस बात की परीक्षा करता था कि आवेदन उपयुक्त शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। यदि आवेदन उन सब शर्तों को पूरा करता है तब उसे उस सरकार के पास भेज दिया जाता था जिसके विरुद्ध आवेदन पत्र में शिकायत की गई थी। यदि वह सरकार उचित आश्वासन दे देती थी तब आवेदन पर राष्ट्र संघ का कार्य समाप्त हो जाता था। तीसरी अवस्था थी सदस्यों में प्रचार तथा उपसमिति अवस्था। परंतु यदि दोषी सरकार का उत्तर असंतोषजनक होता था तब उसे राष्ट्र संघ के परिषद काउंसिल के सभी सदस्यों के पास भेज दिया जाता था, परंतु इस अवस्था में भी दोषी सरकार के विरुद्ध कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की जाती थी। परिषद मामले को एक उप समिति को सौंप देती थी। यह समिति विवाद से संबंधित राज्य के साथ अनौपचारिक वार्ताओं द्वारा सुलझाने का प्रयास करती थी। अनेक शिकायतें अथवा इस अवस्था के साथ समाप्त हो जाती थी। चौथा था परिषद द्वारा विचार। चौथी अवस्था थी यदि उपसमिति विवाद के निपटारे में सफल नहीं होती थी तब परिषद स्वयं उस पर विचार करती थी। परिषद के प्रधान साधन प्रख्यात एवं प्रचार थे। प्रख्यापन तथा प्रचार थे।
उनके असफल हो जाने पर परिषद मामले की विधिवत्ताओं के साथ आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय को सौंप सकती थी। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अल्पसंख्यक से संबंधित ये जो राष्ट्र संघ का मामला था, अल्पसंख्यक की जो संधि थी, इसका वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हुए अगला वीडियो आपके समक्ष पुनः लेकर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।